हेलो स्टूडेंट्स आज एक और नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का। ये है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, पहले देखो थॉमसन का मॉडल आया, उसकी लिमिटेशन पढ़ी, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसकी लिमिटेशन पढ़ी, अब है बोहर का मॉडल। तो बोहर्स के मॉडल की क्या लिमिटेशंस थे, क्योंकि परफेक्ट नहीं था ये मॉडल भी, एटॉमिक मॉडल। एटम के बारे में जो बोहर ने बातें करी वो काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन फिर भी कुछ उसके में भी कमियां निकली, उसके मॉडल में भी कमियां निकली। चलो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या थी। देखो पहली बात, बोहर ने जो मॉडल दिया अपना, वो हाइड्रोजन को माइंड में रख के दिया। हाइड्रोजन या फिर आप कह सकते हो लिथियम का आयन हो गया, है ना, हीलियम का आयन हो गया, लिथियम का आयन हो गया। और हाइड्रोजन के बारे में तो उन्होंने दिया है, मीन्स वन इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये मॉडल दिया गया। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी भाई, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं हमारे पास, तो बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो सभी का एमिशन स्पेक्ट्रा हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसने जो मॉडल दिया वो सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रा उसमें समझाया जा सकता था सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम का, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड। अब देखो दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी कि बोहर का जो मॉडल था, प्रेडिक्ट ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, उनने क्या समझाया, वन स्पेक्ट्रल लाइन, ये दो एनर्जी लेवल है, इसके लिए सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ये जैसे 1 और 2 हो गया, है ना, एक स्पेक्ट्रल लाइन, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके लिए भी एक ही लाइन दिखाई। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें ये देखा गया कि इस एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर भी बहुत सारी फाइन स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस और होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रा। तो इसको बोहर नहीं समझा पाया, उसने तो हाइड्रोजन एटम को माइंड में रख के कहा कि सिर्फ एक ही लाइन होती है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, लेकिन इस एक लाइन के बीच में भी और लाइंस भी होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। तो ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक हो गया एक तरीके से। तीसरी चीज़, अब देखिए कोई भी रेडिएशन एमिट करता हुआ कोई भी सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से रेडिएशंस बाहर निकाल रहा है, अगर हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मीन्स आसपास मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये शो करता है एक इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट मीन्स वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लिखा ना, स्प्लिटिंग हो जाएगी, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, मीन्स ये स्पेक्ट्रल लाइंस भी टूट जाएंगी, जिसे बोला जाता है जीमन इफेक्ट। तो इस जीमन इफेक्ट को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़, अगर मैग्नेट के बीच में ना रख के इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया, भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड था, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया आसपास, रेडिएशन एमिट, कोई भी सब्सटेंस जो रेडिएशन निकाल रहा है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर दिया, तो भी स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट ना बोल के उसे क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस टेक्स प्लेस व्हेन द एनी रेडिएशन एमिटिंग सब्सटेंस इज केप्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जो रेडिएशन एमिटिंग सब्सटेंस होता है उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती हैं और टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उसे बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो इन दोनों इफेक्ट को, चाहे वो जीमन इफेक्ट हो या वो स्टार्क इफेक्ट हो, बोहर का मॉडल नहीं समझा पाया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट क्या एक्सप्लेन करा। अब देखो जब हमने बोहर का मॉडल पढ़ा तो उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना चारों तरफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये तो बोहर ने कह दिया, लेकिन क्यों होता है,
कोई रीजन तो होता होगा इसके पीछे। इस एजम्पशन, जो एजम्पशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी एजम्पशन को बोहर। मतलब उसने बता तो दिया थियोरेटिकली, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रूफ वो नहीं दे पाया। साइंस क्या मांगती है? साइंस तो प्रूफ मांगती है। तो वो एजम्पशन का कोई समझा नहीं पाया अच्छी तरीके से, कोई प्रूफ नहीं दे पाया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया। भाई तुमने बोल तो दिया, उसे एक्सप्लेन भी तो करो अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो तो, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो गया। आगे देखो, बोहर्स थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एटम की एटम से कॉम्बिनेशन होता है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम अटैच हुए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो बोहर की थ्योरी समझा नहीं पाई मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन एटम से कैसे हो सकती है, बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहाँ भी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया बोहर की थ्योरी का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विद डेफिनेट एनर्जी एंड thus both its position and direction can be well defined। देखो हम जानते हैं बोहर की थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमता है न्यूक्लियस के, जहां उसकी पोजीशन, जहां इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखो डेल्टा एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी, ये दोनों जो होती है ना ये फिक्स्ड होती हैं। मीन्स हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को जो है फिक्स मान लेते हैं। लेकिन आगे के जो साइंटिस्ट आए, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप पढ़ोगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो ये क्या देता है कि जो किसी भी छोटे से पार्टिकल की जो पोजीशन होती है या जो मोमेंटम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। तो आगे जो साइंटिस्ट आए ना उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि नहीं भाई पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है, ना ही उसका मोमेंटम फिक्स्ड है। तो ये चीज़ जो थी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया, क्योंकि ये भी उसने बोला अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विद डेफिनेट एनर्जी, पोजीशन एंड डायरेक्शन कैन बी वेल डिफाइंड। उसकी पोजीशन को और उसकी डायरेक्शन को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसकी पोजीशन को और उसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और डायरेक्शन को हम वेल डिफाइंड, दे आर वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जबकि आगे के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि नहीं, ना पोजीशन वेल डिफाइंड होती है, ना उसकी जो एनर्जी होती है वो वेल डिफाइंड होती है, डायरेक्शन भी वेल डिफाइंड होती है। पोजीशन और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को। देखो पहला पॉइंट क्या बोला गया, पहला पॉइंट जो बोहर का मॉडल था वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में दिया गया, जबकि हमारे पास बहुत एटम्स है जिनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमको एक्सप्लेन करना है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि जब किसी भी रेडिएंट एनर्जी सब्सटेंस, जो रेडिएंट एमिट करने वाली सब्सटेंस है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो स्प्लिटिंग हो गई स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा देता है वो भी, उसकी लाइंस की भी स्प्लिटिंग हो गई, इसे जीमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो भी स्प्लिटिंग हुई, जैसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोहर का एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तीसरे पॉइंट में बोहर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ बोलता है कि जो एमिशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में हो रहा है, सिर्फ एक ही लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस, जबकि बहुत लाइंस, छोटी छोटी लाइंस उस एक एनर्जी लाइन के अंदर भी होती है, जिन्हें फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। तो उसको भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट हो गया, बोहर का मॉडल बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π। ये बात सिर्फ बोल दी, एक एजम्पशन दे दी, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं दिया इसके बारे में, एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर के मॉडल ने। जो मॉलिक्यूल्स थे कैसे बन रहे हैं एटॉमिक कॉम्बिनेशन से, इसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स पे घूम रहा है, यहाँ इसकी पोजीशन, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो वेल डिफाइंड है, अच्छी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जबकि आगे के साइंटिस्ट ने इस बात को भी गलत कर दिया कि भाई पोजीशन और डायरेक्शन जो होती है हम नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में है, ठीक है, वो एक प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है।
तो ये जो 6 पॉइंट्स थे ये ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशन है बोर के मॉडल के। हम 9th क्लास तक तो सिर्फ पढ़ते हैं बोर के मॉडल तक ही, लेकिन अब 11th क्लास में आप उससे भी आगे का पढ़ रहे हैं, तो इसे अच्छी तरह से डिफाइन करना। ओके, हैव ए नाइस डे।